देखिए, इसराइल में पिछले 5 महीने से जो बहुत ज्यादा बड़े उसी की जनता के द्वारा विद्रोह चल रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसने इजराइल क्राइसिस को जन्म दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 24 जुलाई 2023 को, आज से कुछ ही दिनों पहले, इजराइल जुडिशरी में एक ऐसा अमेंडमेंट पास कर दिया है जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इजराइल, जो कि मिडिल ईस्ट का एकमात्र डेमोक्रेटिक नेशन था, वो भी अब तानाशाही में बदल जाएगा। और इस बिल के पास होते ही इजराइल में 10,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिक स्ट्राइक पर चले गए। 150 से भी ज्यादा कंपनीज ने बंद होने की धमकी दे दी है। एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल सभी स्ट्राइक के चलते बंद है। एवं इजराइल की डेडली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को यह याद दिला दिया है कि अगर सरकार कभी भी गलत रास्ते पे जाएगी तो वो सही रास्ते पे मोसाद को खड़ा पाएगी। तो दोस्तों, 5 मिनट की इस वीडियो सीरीज में हम इस दूसरी वीडियो को कवर करेंगे जिसमें हम मेजरली 3 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, आखिरकार ये अमेंडमेंट्स क्या है, इजराइल में ये अमेंडमेंट्स क्या है और इतना इन अमेंडमेंट्स में हंगामा क्यों हो रहा है। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को आखिरकार इन पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तीसरा, हमें यह भी जानने की कोशिश करना है कि अगर ये सभी बिल पास हो जाते तो क्या इजराइल में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाएगी। तो क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है कि दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6वीं बार प्रधानमंत्री बनते और प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद 4 जनवरी 2023 को नेतन्याहू कैबिनेट की जो जस्टिस मिनिस्टर थे, जिनका नाम यारिव लेविन था, वो 4 अमेंडमेंट इजराइल में इंट्रोड्यूस करते हैं। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने से पहले नेतन्याहू गवर्नमेंट की तरफ से बयान आता है कि वो ये अमेंडमेंट इसलिए लाने की कोशिश कर रही है ताकि इजराइल की जुडिशरी, जो नेतन्याहू के हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को कहीं ना कहीं ओवर पावर करने की कोशिश कर रही थी, जुडिशरी ओवर रीच करने की कोशिश कर रही थी। और इसी वजह से, जुडिशियल ओवर रीच की वजह से इजराइल का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू का यह भी कहना था कि प्रेजेंट डे में इजराइल जुडिशरी इजराइल के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। हर वर्ग का इस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, इसलिए इजराइल की सरकार ये पूरे अमेंडमेंट्स लेके आ रही है। लेकिन दूसरी ओर, जैसे ये अमेंडमेंट पास होते हैं इजराइल में, इजराइल की लोग सड़कों पर आना शुरू हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट इजराइल की जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लाए जा रहे हैं। तो आखिरकार इन अमेंडमेंट्स में है क्या? देखो, जो पहला अमेंडमेंट इजराइल में लाया जा रहा है, उसके हिसाब से इजरायली गवर्नमेंट को एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को वीटो कर रिजेक्ट कर सकती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार को इजराइल की जुडिशरी का कोई भी निर्णय समझ में नहीं आता है तो सिंपल मेजोरिटी, जो इजराइल की पार्लियामेंट है, वो सिंपल मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? तो दूसरा अमेंडमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर गवर्नमेंट की लॉ को कभी भी स्ट्राइक डाउन करना चाहती है, जैसे भारत में आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है संसद के द्वारा जो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर हो या लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए कानून को नल एंड वॉइड घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है यदि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, उसकी मूलभूत भावना से दूर है। उसी तरह से जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है, उसको गवर्नमेंट के लॉ को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत है। लेकिन अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस पर्टिकुलर कानून को, अमेंडमेंट को लाने की कोशिश कर रही है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की किसी भी लॉ को तभी स्ट्राइक डाउन कर सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 के 15 जज वहां हियरिंग में मौजूद होंगे। और अगर सभी 15 जजेस ने मिलकर गवर्नमेंट का कोई लॉ स्ट्राइक डाउन भी कर दिया, तब भी इजरायली गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करने की फुल पावर होगी। बाकी 2 अमेंडमेंट भी इजराइल की सरकार में लाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे मेजर जो 4 अमेंडमेंट है उनमें से 2 अमेंडमेंट यही है। दोस्तों, ये 4 अमेंडमेंट्स जब से इंट्रोड्यूस किए गए तब से मार्च 2023 में इजरायली इतिहास के सबसे ज्यादा बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिनसे डरकर नेतन्याहू ने 27 मार्च 2023 को इन अमेंडमेंट पर रोक लगा दी थी। लेकिन शायद नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे इन प्रोटेस्ट के शांत होने का, और जैसे ये प्रोटेस्ट शांत हुए 24 जुलाई 2023 को इन अमेंडमेंट में से कुछ अमेंडमेंट को पास कर दिया है। मतलब
ये पास हो चुका है सर। क्योंकि नेतन्याहू गवर्नमेंट के इंटीरियर और हेल्थ मिनिस्टर अरिये देरी को ब्राइबरी टैक्स एविजन के चलते उनकी कैबिनेट मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से नेतन्याहू चिंता में थे कि उनकी पार्टी के मोस्टली नेता और उनके ऊपर भी कई सारे नेताओं के ऊपर भी इसी तरह के गंभीर इल्जाम थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेतन्याहू की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। इवन नेतन्याहू पर खुद पर भी करप्शन, धोखाधड़ी, ब्राइबरी जैसे केसेस का आरोप लगा हुआ है और उनकी मेंबरशिप का कैंसल होना भी लगभग तय माना जा रहा था। और इसी से बचने के लिए नेतन्याहू ये अमेंडमेंट लाए थे ताकि सुप्रीम कोर्ट की पावर को ही कम कर दिया जाए और अपनी सरकार को बचाया जा सके। दोस्तों, अभी तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट पास हुआ है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में बाकी की जो 3 अमेंडमेंट्स हैं वो भी पास हो जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि अमेंडमेंट एक लोकतांत्रिक देश में जो जुडिशरी नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है, ठीक है, उस तीसरे पिलर को, उस डेमोक्रेसी के तीसरे मजबूत स्तंभ जो कि जुडिशरी होता है, उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर देगी। और अगर जुडिशरी कमजोर होती है तो वहां के जो लोग हैं वो और भी ज्यादा, प्रोटेस्टर्स जो है वो और भी ज्यादा इसका विरोध करेंगे। और यदि सरकार के द्वारा उन सभी विरोधियों को गिराने की कोशिश की जाती है तो इससे आने वाले समय में एक बड़े सिविल वॉर की आकांक्षा इजराइल में बन सकती है। इजराइल की पॉपुलेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 94 लाख लोगों की है, जिसमें से 74% पॉपुलेशन ज्यूज की यानी कि यहूदियों की है। इजराइल की हिस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूं। इजराइल का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हो रहा था कि हिटलर के द्वारा, जर्मन्स के द्वारा यहूदियों का, ज्यूज का मास मर्डर किया जा रहा था, मैसेकर किया जा रहा था, जिसके चलते ये जितने भी ज्यूज हुआ करते थे वो भाग के शरण ले लेते, अपना सेटलमेंट करना चालू कर देते पैलेस्टीन के एरिया में। पैलेस्टीन पहले ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करती थी। अब धीरे धीरे यहूदियों को एक मौलिक अपना बात कहने का पक्ष मिलने लगा कि क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा है यहूदियों के ऊपर, तो उनको एक एरिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेडिकेट किया जाए जिसपे केवल यहूदी लोग रहे। 1948 पे इसी बात को सुनते हुए कहीं ना कहीं इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और पैलेस्टीन का पार्टीशन हुआ और इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। और आज भी अगर आप इजराइल की बात करोगे तो काफी इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन आ जाती है। खासकर 2 इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। एक तो गाजा, जिसको आप अभी मैप पे, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इस पर हमास का कंट्रोल है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन का, जिसका लक्ष्य है पूरे के पूरे इजराइल को पैलेस्टीन में कन्वर्ट कर देना। गाजा के अलावा जो दूसरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है वेस्ट बैंक, वहां पे ये पूरी की पूरी पैलेस्टीन की टेरिटरी है, जिसपे 58% टेरिटरी पे कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक है उस पे इजराइल का इलीगल कंट्रोल है। देखना रहेगा ये पूरा डेवलपमेंट आगे जाके क्या पूरी चीजों को, फॉलो ऑफ इवेंट्स को लाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अनअकैडमी पे आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवध ओझा सर, मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुजर सर और सारे के सारे टीचर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप लाइव घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, जिसमें आप लोगों को नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और उसके साथ साथ हैंडआउट्स भी उपलब्ध होते हैं। यदि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप अनुज यूपीएससी कोड को अप्लाई करके, डिस्काउंट करके अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।